हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज फिर से एक बार हम लोग फुल लेंथ टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के सेशन की शुरुआत हम अपने रेस्पेक्टेड सर के स्लोगन अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको के साथ कर रहे हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। दो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द टाइम डिपेंडेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाई, कोई भी क्वांटिटी है P इज गिवन बाई P0 e टू द पावर माइनस अल्फा t स्क्वायर, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट एंड t इज द टाइम। द कांस्टेंट अल्फा की हमें बतानी डायमेंशंस क्या होंगी। हम जानते हैं कि ये वाली जो हमारी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगी, इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 के। तो अगर हमें अल्फा की डायमेंशन निकालनी है तो वो 1 बाई टी स्क्वायर की डायमेंशन, यानी कि अगर अल्फा की डायमेंशन निकालेंगे तो टी की पावर -2 इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन एथलीट फिनिशेस ए राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड्स। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस है r, इसका एक साइकिल वो कंप्लीट करता है 40 सेकेंड्स में। व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। देखो भाई, 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब हो गया 140 सेकेंड्स। तो देखो, अगर इसको हम 40 से डिवाइड कर दें तो 3 चक्कर तो कंप्लीट चला, 1 2 और 3, यहां तक हो गए 120 सेकेंड्स, और अगले 20 सेकेंड में यहां से चलकर ये यहां पहुंच जाएगा। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 2r के इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b में बी। तो अगर हम a क्रॉस b की बात करें तो वो हमारा मॉड ऑफ a मॉड ऑफ बी साइन थीटा सम ईटा कैप होता है। तो अगर हम मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये हमारा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। देखो, हमें मालूम है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी तो इक्वल टू हो जाएगा ए बी। ग्रेटर देन तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 के बीच में होती है। लेस देन ए भी बिल्कुल हो सकता है, इक्वल टू 0 ये भी हो सकता है अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी सी डी। बी सी डी का मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Given vectors a vector minus I cap plus 2j cap minus 3k cap and b vector is equal to 4I cap minus 2j cap plus k cap. The angle made by a vector plus b vector with x axis is, देखो भाई, ये x axis है, ये y axis है और ये z axis है। तो अगर हम a vector plus b vector को कैलकुलेट करें तो ये इक्वल हो जाएगा 3I cap plus 3k कैप के, यानी 3I कैप प्लस k कैप की। तो ये जो x एक्सिस की, यानी ये हमारा xz प्लेन में है, तो ये x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो यहां से tan थीटा की वैल्यू से निकालेंगे k वाला कंपोनेंट और I के साथ जो है, तो वो इक्वल हो जाएगा 3/3k यानी 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई tan 45 डिग्री। तो यहां से थीटा हमारा 45 डिग्री के इक्वल होगा। आई थिंक ये भी सभी को क्लियर है, तो हम लोग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 45 डिग्री। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ I कैप प्लस 2j कैप। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इस पाथ इज, इसकी पाथ की इक्वेशन बतानी है। देखो, यहां से अगर देखें ux की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल है और जो uy है उसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। अगर हम यहां से देखें tan थीटा की वैल्यू हमारी 2 के इक्वल आ जाएगी। जो इक्वेशन होती है ट्रेजेक्ट्री की वो होती है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस का हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। x को x रहने दो, tan थीटा की जगह 2 पुट कर दो तो ये 2x हो गया माइनस हाफ, g की वैल्यू दे रखी 10, तो यहां पे 10 पुट कर दिया इंटू एक्स स्क्वायर
यू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? तो यू कॉस थीटा की वैल्यू जब यहां से तुम लोग सॉल्व करोगे, जल्दी से बता दो कितनी हो रही है। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी ये हो गया 2x माइनस का 5x स्क्वायर। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। ए कार इज गोइंग ईस्ट विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। सपोज ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ए कार इज गोइंग ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड से जा रही है एंड ए पैसेंजर इन द कार ऑब्जर्व दैट ए ट्रेन इज गोइंग नॉर्थ विद स्पीड। ये देख रहा है कि ट्रेन हमारी नॉर्थ की तरफ जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड के। तो व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पूछी गई है। देखो भाई, ये जो ट्रेन की जो एक्चुअल वेलोसिटी है, ये जैसे टी, ट्रेन इधर जा रही टी और ये है कार, ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी पूछी गई। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के। यानी कि अगर ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार जो इस डायरेक्शन में प्लस वेलोसिटी ऑफ, यानी इसका रिजल्टेंट यहां कहीं से जाएगा। तो अगर हमें VTG का एक्चुअल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर रूट के अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस 64 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 जो कि 17 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। A body of mass m is moving in a circle of radius small r with a constant speed v. The force on the body is mv square by r, यानी केवल सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है and is directed towards the center. What is the work done by the force in moving the body over half of the circumference of the circle? यानी कि अगर इसको यहां से चलकर यहां पे जाना है बॉडी को a से लेकर b तक, तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा fc सेंटर के अलॉन्ग लगता है। नाउ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री के है, तो हम जानते हैं W हमारा एफ एस कॉस थीटा होता है। तो ये हमारा mv स्क्वायर बाई आर एस इंटू कॉस 90 के इक्वल हो जाएगा, तो जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A 10 kg cart moving with a velocity of 5 meter per second is brought to rest in 2 seconds। ठीक है, 10 kg का 2 सेकंड में रेस्ट पे आती है। What is the magnitude of the force used to stop? कुछ नहीं करना है, यूज कर लेते हैं v इक्वल टू u माइनस GT के। यहां से हम ये निकालें, नॉट GT क्योंकि ये AT लिख दो, v इज इक्वल टू u माइनस AT के। रिटार्डेशन हो रहा होगा, a की वैल्यू v बाई T आ जाएगी। v दे रखा हमको 5, टाइम दे रखा है 2 सेकेंड। अगर फोर्स की बात करें तो वो ma होगा, मास दे रखा 10 kg, 5/2 यानी इसकी वैल्यू आ गई 25 न्यूटन, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। मूव करते क्वेश्चन नंबर 9 में। ए कार स्टार्ट्स एंड कवर्स द डिस्टेंस s, ओके। द डिस्टेंस, the coefficient of friction between the road and the tire is mu. The minimum time in which the car can travel a distance of s। ठीक है भाई, हम जानते हैं s हमारा हाफ a t स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, यानी म्यू की वजह से कार रुकेगी, तो जो a है हमारा वो म्यू जी के इक्वल हो जाएगा। तो s की वैल्यू हो जाएगी हाफ म्यू जी टी स्क्वायर। यानी यहां से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू। तो टी हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ म्यू के। चेक करते कौन सा ऑप्शन सही है इसका। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए 1.0 kg mass hangs attached to a spring of length 50 cm, the spring is stretched by 2 cm। इस इंफॉर्मेशन से हम mg इक्वल टू kx का इस्तेमाल करके
के की वैल्यू निकालेंगे सो mg बाई x के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। द मास इज पुल डाउन अंटिल द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लेंथ में और इंक्रीज हो गया 10 सेंटीमीटर का टोटल हो गया, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इलास्टिक एनर्जी, तो हम जानते हैं कि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के की जगह mg बाई एक्स इंटू एक्स डैश का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे हाफ, m की वैल्यू दे रखी 1, g is 10, x है 2 सेंटीमीटर 0.02 इंटू एक्स डैश का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंशन है वो है हमारा 10 सेंटीमीटर के इक्वल। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/4 इज इक्वल टू 2.5 जूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड है 2.5 जूल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a 10 kg block is pulled in the vertical plane along a frictionless surface in the form of an arc of a circle of radius 10 centimeter. The applied force is 200 Newton as shown in the figure. If the block had started from rest at A, the velocity of B at V would be. तो ठीक है, यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहां पर दो फोर्स है, एक है F और दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है mg, एक है F और दूसरा नीचे की तरफ लग रहा है क्या हमारा mg। अब देखो ध्यान से, हमेशा F इस डायरेक्शन में लगेगा, ये L है, ये L है, तो ये भी L ही होगा। 60 डिग्री एंगल दे रखा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा होगा, क्योंकि ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। यानी अगर L की वैल्यू तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर होगा। तो वर्क डन बाय फोर्स को अगर WF से लिखो तो वो हमारा F, यानी F की वैल्यू दे रखी कितनी 200 इंटू जो डिस्प्लेसमेंट है 10, यानी कि ये 2000 जूल के इक्वल होगा। अगर हम वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालें WG, तो वो इक्वल हो जाएगा कितना mgh। तो यहां पे ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क हुआ है, ध्यान रखना। तो m की वैल्यू कितनी है 10, g की वैल्यू 10 है, h निकालें, h हमारी ये वाली हाइट होगी। तो देखो ये l है, तो इतनी जो हाइट है ये l cos 60 से L/2 हो जाएगी, और L 10 मीटर है, इसका मतलब ये हो जाएगी 5 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 500 जूल आ जाएगा। अब देखो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन ब्लॉक मूव कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 2000 माइनस 500 इक्वल 500 इक्वल होगा हाफ mv स्क्वायर 10v स्क्वायर के 1500 इक्वल हो जाए इंटू 2 इक्वल हो जाएगा v स्क्वायर के, ठीक है। 10v स्क्वायर था तो एक जीरो और चला जाएगा, यानी कि v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 300, v की वैल्यू आ जाएगी 10√3, v हो जाएगा 1.732 इंटू 10, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 17.32 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जल्दी देखो भाई, करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका 17 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यहां तो कहीं दिया ही नहीं है, तो इसको हटा देते हैं, इसको कर देते हैं 17 मीटर पर सेकंड, राइट, क्योंकि अपना कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन इन स्लाइडिंग ए 2 kg ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर टेकिंग g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो देखो भाई जब इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो जो टोटल वर्क डन होगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, वो जाएगा mgh के, m है 2, g है 10, h है 10, यानी ये तो हो गया वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी 200 जूल। अब देखो भाई टोटल वर्क दे रखा है 300 प्लस ये इक्वल हो जाएगा वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर हमें वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स निकालना है
तो 300 माइनस वर्क डन बाई ग्रेविटी, 300 माइनस का 200 इज इक्वल टू आएगा 100 जूल। यही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सभी को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m स्प्लिट्स इनटू 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स। ठीक है भाई, 3m मास था, ये डिवाइड हो गया m में और m में, 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। एक की वेलोसिटी है vj कैप और एक की वेलोसिटी है vi कैप। द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड, इसकी वेलोसिटी पूछी गई है कि अगर इसकी वेलोसिटी को हम v3 से लिख दें तो ये पूछा गया है ये कितना होगा। तो देखो भाई, इनिशियली देखिए ये बॉडी हमारी रेस्ट पे थी, इनिशियली ये बॉडी हमारी रेस्ट पे थी, यानी इनिशियल मोमेंटम 0 था। तो 0 इक्वल हो जाएगा किसके? फाइनल मोमेंटम के। तो मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक vj कैप प्लस मोमेंटम ऑफ दिस ब्लॉक vi कैप प्लस का v3 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय m, क्योंकि सभी के मासेस क्या हैं? सेम। तो यहां से अगर हम देखें vi कैप प्लस j कैप की वैल्यू इक्वल आ जाएगा माइनस के v3 वेक्टर के, यानी कि v3 वेक्टर हमारा i कैप प्लस j कैप माइनस का टाइम्स v के इक्वल हो जाएगा। देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Two bodies of masses 2 kilogram and 4 kilogram are moving with velocity 2 meter per second and 10 meter per second towards each other due to mutual gravitational attraction। ठीक है भाई, एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, दूसरी बॉडी है जिसका मास है 4 kg। 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम, ये इधर मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कह रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। हम जानते हैं कि जो VCM है वो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 को होगा। सब कुछ एक ही डायरेक्शन में हो गया, वेक्टर को गायब कर देता हूं, मैग्नीट्यूड निकालता हूं। m1 हो गया 2, v1 हो गया 2, माइनस का साइन लगा देता हूं, m2 हो गया 4 और v2 हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 + 4 = 6। सॉल्व करते हैं, 10 चौको 40 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 40 जाके 36 बचेंगे, इक्वल टू आएगा माइनस का 36/6। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस का साइन हम यहां से रिमूव कर देंगे तो मॉड ऑफ VCM हमारा इक्वल हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड से। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। हम जानते हैं कि लैम्डा जो मैक्स है, जो लैम्डा मैक्स है वो 4/3r के इक्वल होता है, जहां पर r रिडबर्ग कांस्टेंट है, राइट। और जो लैम्डा की मिनिमम वैल्यू है ये इक्वल होती है 1/r के। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/3। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मिनिमम वर्क डन इन शिफ्टिंग ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2r। एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसकी रेडियस है 2r, यहां से एक स्मॉल m मास की बॉडी को एक ऐसी ऑर्बिट में ले जाना है जिसकी रेडियस हमारी 3r के इक्वल होगी, राइट। तो ये पूछें कि वर्क कितना करना पड़ेगा। तो देखो यहां पर जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में हम इस बॉडी को ले जाएंगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वही वर्क डन के इक्वल होगा। देखो भाई, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो माइनस का g mm/2r के इक्वल होगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस का g m/3r के इक्वल होगा। तो अगर वर्क डन निकालना है तो एनर्जी में चेंज निकाल देते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल से।
तो जो डेल्टा यू आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल है माइनस का 3gmm/3r, इनिशियल हो जाएगा माइनस माइनस बिकम्स प्लस gmm/2r, यहां पर एलसीएम ले लेंगे 6r, तो 3 2 यानी gmm, यही हमारा वर्क डन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर 2। आई थिंक बेटा सबको क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हम जानते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के इक्वल होती है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होती है, तो अगर हम ई की डायमेंशन निकालें तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो स्ट्रेस की होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इसकी जो डायमेंशन आएगी फोर्स अपॉन एरिया के डायमेंशन के इक्वल होगी, जो कि m l की पावर -1 t की पावर -2 के इक्वल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी हेड ऑफ द वाटर विल बी। देखो हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी हेड होता है, जो वेलोसिटी हेड है वो इक्वल होता है v²/2g के। v² का मतलब 10 × 10, 2g की वैल्यू 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू आ रही है 5 मीटर। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, गामा दे रखा है, एनटीपी पर पूछा गया है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर। तो प्रेशर की वैल्यू हम जानते हैं 1 atm होती है, राइट। तो कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि जो ई हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है वो गामा पी के इक्वल होता है। गामा की वैल्यू है 1.4, पी की वैल्यू है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई 1.4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर 4। मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस एक्सेप्ट गैस मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। तो ये बात तो भाई बिल्कुल सही है। कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली इलास्टिक, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द, ये भी हमारा बेसिक पास्टुलेट है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एनर्जी आर लॉस्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, ये ऑप्शन गलत है, हमसे गलत ही पूछा गया है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे दीवार से टक्कर हो रही हो कंटेनर की, चाहे मॉलिक्यूल्स में टक्कर हो रही है, उनके बीच का कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, जहां पर कोई भी एनर्जी में लॉस नहीं होती है, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो मतलब करेक्ट किस लिए, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। 21, a body executes simple harmonic motion, the potential energy PE, the kinetic energy KE and the total energy TE are measured as a function of displacement x. Which of the following is true? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन x = 0, बिल्कुल सही बात है। जब बॉडी हमारी मीन पोजीशन पर होती है तो उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। टोटल एनर्जी 0, बिल्कुल नहीं, एनर्जी कंजर्व रहती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम व्हेन x = मैक्सिमम, बिल्कुल नहीं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। ये गलत हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1। सभी को क्लियर होगा आई थिंक, गुड। क्वेश्चन नंबर 22, विद प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इन, ये तो हम लोग जानते हैं कि जो क्वांटिटी ट्रांसमिट होती है वो एनर्जी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एनर्जी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटोडायोड, अरे ये तो हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स में पढ़ रखा है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइट इस तरह से आ रही है डायोड में, करेक्ट ऑप्शन ये, यहां तो जा रही है, ये कुछ नहीं है, ये तो जेनर डायोड है, राइट, गुड। ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स, ये बिल्कुल सही बात है।
ओके पूछा गया नॉट ए प्रॉपर्टी, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस इच अदर, बिल्कुल नहीं करती क्रॉस, अगर क्रॉस करेंगे तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। फील्ड लाइंस स्टार्टेड पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटेड नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है। दे फॉर्म क्लोज लूप्स, ये जो देखो एक्चुअली में जब मोस्ट सुटेबल आंसर निकालना है यहां पर तो ये हमारी यही होगा ऑप्शन कि दे फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, लेकिन मैग्नेटिज्म में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। बट हमें यहां पर क्या है, मोस्ट सुटेबल आंसर देना है, तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज द फोर्थ ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। 25, इफ ए चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज पोटेंशियल V, ठीक है, एक कंडक्टर स्फीयर है और इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है ए पोटेंशियल V एट ए पॉइंट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। यहां पर V पोटेंशियल है, ये डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि कंडक्टर में पूरा का पूरा चार्ज कहां होता है, सरफेस पे, और इसके अंदर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, इसीलिए इस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का पोटेंशियल है। यानी अगर यहां का पोटेंशियल V है तो यहां का पोटेंशियल भी V होगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो V है हमारा वो KQ बाई आर्क से KQ बाई 10 के इक्वल है, वेयर K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से KQ की वैल्यू आ गई 10V के इक्वल। फिर क्या पूछा है, देन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट डिस्टेंट 15 सेंटीमीटर, यहां से 15 सेंटीमीटर पर V डैश बताना है। तो जो हमारा V डैश है वो KQ बाई 15 के इक्वल हो जाएगा। KQ की वैल्यू हमारी 10V आई है, तो 10V अपॉन 15 ये इक्वल हो जाएगा 2/3V के। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। इसके आगे के क्वेश्चंस हमारे CP सर डिस्कस करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, हैप्पी होली। और इसके आगे का डिस्कशन मैं चालू करता हूं, है ना। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरेड। तो एक कैपेसिटर दे रखा है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड, हैज बीन चार्ज बाय ए वोल्ट बैटरी। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज C इंटू V, दैट इज C 100 और 10 कितना हो जाएगा 1000 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इज कनेक्टेड टू पैरेलल अनचार्ज कैपेसिटर हैव कॉमन वोल्टेज। तो अगर हम बात करें तो Q इज इक्वल टू होगा दैट इज C टाइम्स ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू V। तो कॉमन वोल्टेज दे रखा है, चार्ज कितना है बेटा 1000 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा दैट इज C1 प्लस C2। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस का कैपेसिटर दे रखा है दैट इज 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 प्लस C इज इक्वल टू कितना दे रखा है 40, ठीक है। तो ये खत्म, ठीक है। ये हो जाएगा दैट इज 25 और 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। तो आ गया हमारा 15 माइक्रोफैरेड, ओके। तो देखो भैया कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन 26 का फर्स्ट ऑप्शन। चलो भाई 27, द रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पूछ रहा है इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, हाँ अरे तो बहुत ही आसान सवाल है। तो नॉट गेट, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो देखो भैया यहां से अगर मैं सपोज 0 पास करता हूं, यहां से मैं अगर 0 पास करूंगा तो यहां क्या पहुंचेगा 1 पास करूंगा तो पहुंचेगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29। तो सोलेनाइड ऑफ 1.5 मीटर, तो लेंथ दे रखा है 1.5 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है दैट इज 4 सेंटीमीटर, ओके। डायमीटर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा दैट इज R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर पर लेंथ, ठीक है। 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर दे रखा है। करंट ऑफ 5 एम्पियर, तो I की वैल्यू दे रखी है अपन को 5 एम्पियर, ठीक है।
करंट की वैल्यू दे रखी 5 एम्पियर। तो बताओ बेटा, तो पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके बेटा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एंड नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है कितना 10 और करंट दे रखा है 5। ठीक है, तो देखो भैया कितना आ जाएगा, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 20 पाई इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो 3.14 इंटू 10⁻⁻6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला दे रखा है, इसमें पाई को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन मैच करा लो बेटा फटाक से जल्दी से, सेकंड ऑप्शन 29 का सेकंड है ना। ठीक है बच्चों, देखो मेरे भाई करते रहो बनाबन क्वेश्चन, होली का माहौल है, सॉल्व करो बनाबन सवाल। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द induced charge is independent of time, independent of time। तो देखो बेटा क्या होता है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू क्या बेटा I इंटू आर के बराबर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अपन को क्या करना, E बाई आर इज इक्वल टू आई, E बाई आर इज इक्वल टू आई डी फाई बी बाई डी टी इंटू 1 बाई आर, ये क्या हो जाएगा बेटा I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये I इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज माइनस का डी फाई बी बाई डी टी इंटू 1 बाई आर। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी इंटू 1 बाई आर। तो डी टी कैंसिल, तो टाइम से इंडिपेंडेंट आ गया एक्सप्रेशन ये। ठीक है बेटा, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट और एन एसी सर्किट कनेक्टिंग टू इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस तो भैया देखो एक एसी सोर्स है जिसको अपन ने क्या कर रखा है, एक इंडक्टर से कनेक्ट कर रखा है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया क्या बोल रहा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। तो अपन को पता है आईपीएल मतलब इंडक्टर पोटेंशियल लीडिंग नेचर, तो इंडक्टर में पोटेंशियल क्या करता है, लीड करता है, तो करंट क्या करेगी बेटा, लैग करेगी, और कितना पाई बाई 2। तो देखो करंट लीड्स गलत जवाब, करंट लैग्स बिहाइंड बाई ईएमएफ, ये सही है बिल्कुल, सम टाइम लीड बिल्कुल गलत बात है ये भी, इट इज अ फेज इन द ईएमएफ, ये भी गलत बात है, सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट। ओके बेटा, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट निपटाते रहिए। तो अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, बिल्कुल सही बात, 32 क्वेश्चन नंबर, इन एलआरसी सीरीज सर्किट, तो देख लो भैया कोई दिक्कत नहीं है, एलआरसी सीरीज सर्किट है। ठीक है भैया, इसको कनेक्ट किया अपन ने एक एसी सोर्स से, तो लाला, तो जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है R इज इक्वल टू दे रखा बेटा 10 ओम, कितना दे रखा है, R इज इक्वल टू 10 ओम दे रखा, Z दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो Z इज इक्वल टू दे रखा अपन को 20 ओम। ठीक है, तो cos फाई इज इक्वल टू, cos फाई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R बाई Z, तो R का वैल्यू कितना दे रखा बेटा 10 और Z दे रखा है 2, तो cos फाई इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अ पॉलीक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू रेरर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, इट्स वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो इसमें देखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज, तो बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज बिल्कुल गलत बात है, इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं, इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, तो वेवलेंथ, तो लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली
ऑप्टिकली, लाइट रे पासेस फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो लाइट रे जो है वो हमारी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जा रही, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो जब लाइट रे ऑप्टिकली रेयर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी तो आपको सभी को पता है इट्स बेंड्स फ्रॉम अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो पहली कंडीशन ये। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ठीक है, इट्स लैम्डा इंक्रीजेस, लैम्डा इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी ऑफ लाइट आल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे मीडियम, डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, और वेलोसिटी भी क्या करती है, डिक्रीज। लेकिन लाइट रे कहां से कहां जा रही है बेटा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट, ठीक है, ऑन कॉन्केव मिरर। तो मिरर में टीआईआर की बात ही नहीं करते हैं। फ्रॉम एयर टू प्लेन ऑफ ग्लास सरफेस एट सर्टेन गिवन एंगल। तो एयर टू ग्लास, तो एयर टू ग्लास क्या क्या मतलब है, तो टीआईआर की पहली कंडीशन है बेटा व्हेन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो लाइट रे हमारी एयर से जा रही है ग्लास में, तो कहां से कहां जा रही है, ऑप्टिकली रेयर से ऑप्टिकली डेंसर, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। फ्रॉम एयर टू और प्लेन सरफेस एट एंगल, ठीक है, ये भी एयर टू प्लेन सरफेस पे जा रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ग्लास प्लेट टू वाटर एट गिवन एंगल। तो ग्लास प्लेट की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है दैट इज 3/2 एंड दैट इज 1.5, ओके, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। 4/3 मतलब कितना, हाउ मच, 1.33। तो दैट मीन लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो मतलब यहां पर टीआईआर की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है बेटा, द फर्स्ट diffraction maxima due to a single slit diffraction, it is at angle of 30 degree for light wavelength 5000 angstrom width of the slit, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू वी, ओके, तो स्पीड दे रखा है, लैम्डा बाई डी इज इक्वल टू वी। तो देखो भैया 30 डिग्री दे रखा है, इसको अपन रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज लैम्डा, वेवलेंथ कितना दे रखा है 5000, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इंटू 10⁻⁻⁻10, ठीक है। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 60। तो ये आ जाएगा बेटा d इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा दैट इज 60 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻10 बाई पाई। तो पाई का वैल्यू देखो कितना होगा, ये हो जाएगा दैट इज 30 और इंटू 3 इंटू 10⁻⁻10 बाई पाई। तो पाई का वैल्यू क्या है बेटा 3.14, ठीक है। तो ये अपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन अगर मैच कराएं 1 2 3 4, ठीक है, तो आ जाएगा 3 डिवाइड बाई पाई इंटू 10⁻⁻6, ओके। तो आंसर आ रहा है 10⁻⁻5 में, तो 3/3.5, तो कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा दैट इज 10 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, तो देखा 2 प्लेट्स A and B having work function 4 electron volt and 10 electron volt respectively, which metal have higher threshold wavelength, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो E इज इक्वल टू बेटा HC बाई लैम्डा, ठीक है। तो एनर्जी कितनी दे रखी, E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो लैम्डा
ये हम फाई की बात करें तो फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज एच सी बाई वर्क फंक्शन। तो लैम्डा नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन। तो मेटल ए के लिए वर्क फंक्शन देखो, जिसके लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा उसके लिए वेवलेंथ कम, तो हायर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा हुआ है, ठीक है। तो जिसका वर्क फंक्शन कम उसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। तो किसके लिए, 4 के लिए, तो मेटल ए के लिए, ओके। तो 36 ए ऑप्शन, ठीक है, 36 सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, फॉर मेटल ए। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन एच सी बाई, तो फाई की वैल्यू दे रखी है अपन को दैट इज एच सी बाई लैम्डा नॉट, ओके। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक्स प्लेस, तो कब होगा, तब ये क्या होना चाहिए, जो वर्क फंक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन, तो एनर्जी जो अपन टारगेट करेंगे तो उसका वेवलेंथ मान लेता हूं एच सी बाई लैम्डा, तो एच सी बाई लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन एच सी बाई लैम्डा नॉट, ओके बेटा। तो अगर हम बात करें तो ये तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 1 बाई लैम्डा नॉट। तो इन्वर्स करेंगे बेटा, जब इन्वर्स करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो लैम्डा मस्ट बी लेस देन लैम्डा नॉट, ओके, लैम्डा मस्ट बी लेस देन लैम्डा नॉट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 38, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज लैम्डा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, कहां से कहां, तो केस 1 में जो जंपिंग हो रही है वो कहां से कहां हो रही है, फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड, तो थर्ड टू सेकेंड हो रही है, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4 टू सेकेंड, तो केस 2 में जो जंपिंग हो रही है वो कहां से हो रही है, दैट इज 4 टू सेकेंड, ठीक है। ऑफ हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, तो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड, तो लैम्डा, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा दैट इज आर टाइम्स ऑफ 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, तो 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस का 1 बाई 3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, तो 1 बाई लैम्डा, तो पहले वाले केस में है लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 3 स्क्वायर का 4 और 1 बाई 9, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 माइनस का 1 बाई 9, और एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 4, ठीक है। तो 36 आएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा दैट इज आर टाइम्स ऑफ 9 माइनस 5, तो 5 बाई 36, ठीक है। तो लैम्डा नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा दैट इज 36 बाई 5R, तो इसको ऐसे लिखा है, रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरे केस में देखो जंपिंग कहां से हो रही है, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ 1 बाई 4 माइनस का 1 बाई 16, तो ये हो जाएगा दैट इज 4 4 जा 16, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा दैट इज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3 R बाई 16, तो 3R बाई 16, तो वेवलेंथ इमिटेड, तो इसके टर्म्स में निकालना अपन को, ठीक है। तो लैम्डा बाई तो रेशियो निकालना है लैम्डा बाई लैम्डा नॉट, तो लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 5R बाई 36, तो 5R बाई 36 इंटू दैट इज 16R बाई 16 बाई 3R, तो R से R कैंसिल और ये आ जाएगा दैट इज तो ये आ जाएगा दैट इज बेटा 20 बाई 27 लैम्डा नॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, तो देखो बेटा फाइंड द पावर ऑफ सर्किट, ठीक है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा बेटा V इंटू आई के बराबर, तो देखो भैया ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है, चेक कर लो इसको, देखो। तो अगर हम बात करें तो देखो भैया यहां से करंट पास होना स्टार्ट होगा, ये है डीसी ब्लॉकर, तो कैपेसिटर का दूसरा नाम है बेटा डीसी ब्लॉकर,
तो यहाँ से ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ये सर्किट ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ से ब्रेक लगा हुआ है। तो सिंपल एक सर्किट बन जाएगा, इसमें इसका रेजिस्टेंस होगा 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस होगा 2 ओम और जो कनेक्टेड होगा 2 वोल्ट की बैटरी के साथ में। ठीक है बेटा, तो 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड होगा तो P इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज VI के बराबर। तो I कितना हो जाएगा, अगर हम I की बात करें तो I हो जाएगा दैट इज 2/4, ये हो जाएगा 1/2। तो पूछा है पावर। ठीक है, तो पावर की बात करें तो I स्क्वायर इंटू आर, तो I स्क्वायर इंटू आर, तो I स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4 और आर कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 4, तो 1 वॉट आ जाएगा। ठीक है, 39 का थर्ड। ठीक है बेटा, 39 का क्या होगा, थर्ड। अगर हम बात करें 40 की, ठीक है भैया ये भी ठीक है। तो ये अभी बेसिकली बेटा कैलकुलेशन वाला सवाल है। चलो भाई, तो दे रखा है ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल फ्रॉम अ रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑफ हाइट 18 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 18 मीटर। ठीक है भैया, तो अगर हम बात करें एन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीच टू द ग्राउंड एट द सेम इंस्टेंट 4 ड्रॉप बिगिन टू फॉल, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप। तो देखो भैया, तो फोर्थ वाली ड्रॉप यहां से निकली, सेकेंड वाली उसी समय जो फोर्थ वाली है, जो पहली ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच करी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसके बीच में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, सेम टाइम लगा होगा, 30 में लगा होगा, 30 में लगा होगा और 30 में लगा होगा, क्योंकि इक्वल इंटरवल के बाद अपन उसको फॉल करा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू निकालते हैं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इट स्क्वायर, डिस्टेंस दे रखा है 18, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ ऑफ एक्सीलरेशन का वैल्यू दे रखा है 10। तो देखो भैया 3 इक्वल हैं, तो एक छोटे टाइम की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा 3t का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भैया ये हो जाएगा 18 इंटू 5, 18 इज इक्वल टू 5 इंटू 9t स्क्वायर। ठीक है, तो अपन बात करें तो 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा दैट इज 2/5, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 2/5 और t की वैल्यू आ जाएगी √2/5 के बराबर। बोलो बेटा, बात क्लियर है। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप फ्रॉम द रूफ। तो x2 अगर निकालना है तो सेकेंड ड्रॉप की अगर डिस्टेंस निकालनी तो टाइम कितना लगेगा, 2t के बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर, तो जाएगा हाफ एक्सीलरेशन का वैल्यू दे रखा 10, t स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज 2/5, ये हो जाएगा दैट इज 5 2 10 2, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, अब थर्ड ड्रॉप की अगर हम बात करें तो थर्ड ड्रॉप यहां पर है। ठीक है, तो थर्ड ड्रॉप है, तो थर्ड ड्रॉप की जो डिस्टेंस होगी उसमें 2t टाइम पुट कर देते हैं, तो 2 आ गया। 2 किसमें फर्स्ट हो सकता है हमारा और फोर्थ हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड ड्रॉप की अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ a एक्सेलरेशन दे रखा 10 इंटू 2t स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और t स्क्वायर हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल और 5 2 जा, तो 2 4 जा 8। तो सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये अभी तक का सबसे ठीक ठाक टाइप का सवाल था जिसमें कैलकुलेशन थी, और ये हुआ आपका 8 और 2। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 नंबर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो ये अपन को पूछा है, द अरेंजमेंट सोन इन फिगर द एंड P and Q ऑफ अ नॉन स्ट्रेच स्ट्रिंग मूव डाउनवर्ड। तो ये देखो ये डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, P and Q, तो ये v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, u दे रखा है, तो u वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। पुली हैव फिक्स, ठीक है, A and B, तो मास मूव्ड। तो देखो बेटा, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज, अगर अपन देखें तो यहां पर देखो, अगर डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया L के बराबर है। ठीक है, ये हमारा y है और ये है हमारा A और ये है L। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा
तो आ जाएगा दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या बी मान लो या ए मान लो, ठीक है, या ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करूंगा तो 2l इंटू डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस का 2a इंटू डी ए बाई डी टी के बराबर हो जाएगा, 2a इंटू डी ए बाई डी टी के बराबर हो जाएगा। तो अपन रिलेशन रखेंगे तो जो u की वैल्यू आएगी दैट इज u बाई कॉस थीटा, ठीक है, u बाई कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 42, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये सेकेंड लॉ है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, एंगुलर स्पीड नहीं हो सकता, फोर्स पॉसिबल है, पॉसिबल क्या है, ठीक है, फोर्थ नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा इसका कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ वाला, और इसका कौन सा होगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, 43 नंबर क्वेश्चन, अ मोटर ड्राइव अ बॉडी along a straight line with a constant force, the power P deliver the motor, तो हमें PT ग्राफ प्लॉट करना। तो देखो भैया P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू वी के बराबर, क्या हो जाएगा, F इंटू वी के बराबर, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये हो जाएगा दैट इज AT के बराबर, V इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो P इज इक्वल टू F इंटू, और एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या है, F बाई एम इंटू टी। तो देखो P इज इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई एम इंटू टी, तो क्या है, बाई कांस्टेंट फोर्स है, तो फोर्स कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी अगर देखेंगे तो आ जाएगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है बेटा, क्या आ जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो कौन सा ग्राफ बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी दे रखा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, what should be the ratio of, question number 43, तो what should be the ratio between the length and radius of uniform solid cylinder so that its moment of inertia about central axis is same as about equatorial axis, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर एक्सिस कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस कितना होगा, दैट इज m टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर बाई 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, m टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर बाई 12 के बराबर, ठीक है। तो आई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आई के बराबर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट इज 3/1, और आई बाई आर का जो रूट आ जाएगा दैट इज √3/1 के बराबर, ठीक है। तो √3/1 कितना हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू इज इक्वल टू होगा दैट इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो होगा दैट इज 10 IP के बराबर, एंगल ऑफ पोलराइजेशन के, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू होगा दैट इज 10 IP के बराबर, तो 10 एंगल ऑफ पोलराइजेशन दे रखा है कितना, दैट इज 1060 डिग्री, तो 1060 का वैल्यू √3, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा √3 के बराबर, बोलो बच्चों म्यू आ जाएगा √3 के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो साइन थीटा C इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यू आर बाई म्यू डी, क्या होता है, म्यू आर बाई म्यू डी। तो साइन थीटा C इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम क्या है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम कितना है बेटा √3, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, तो साइन इनवर्स 1/√3 के बराबर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर
46. A wire of resistance R is divided into 10 equal part. These parts are connected in parallel. The equivalent resistance of such connection will be. ठीक है, तो देखो भैया ध्यान से, एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस था R, और इसको अपन ने क्या किया, 10 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। तो एक छोटे से पार्ट का जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, R/10 के बराबर। और ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं, 10। तो 10 रेजिस्टेंस को अगर अपन पैरेलल कनेक्ट करेंगे, तो देखो भैया 10 रेजिस्टेंस को अगर अपन पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो एक का रेजिस्टेंस है R/10, दूसरे का R/10, तीसरे का R/10 के बराबर। ठीक है, तो R/10 के बराबर है, तो ऐसे कितने हैं, 10। तो R इक्विवेलेंट का कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/10। तो R का वैल्यू क्या दे रखा है, R/10 डिवाइड बाई 10, दैट इज 0.001 R के बराबर आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सही ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। An air column in a pipe which is closed at one end, ठीक है, क्लोज एंड है, will be the resonance set with vibrating frequency of 160 Hz if the length तो velocity दे रखा है, ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो लेंथ ऑफ पाइप पूछा है। तो V/4L इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 166 Hz। ठीक है, तो लेंथ पूछा होगा, वेलोसिटी दे रखा है 332/4L इज इक्वल टू 166। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दैट इज 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज 83/166। तो ये आ जाएगा कितना, 1/2, तो L इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 मीटर। तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.5 मीटर के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 48। 3 ring each other, each of mass m, radius r, arranged as shown in figure. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सिस्टम। ठीक है, तो अगर रिंग्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट होता है कितना, mr², और ये है एक्स एक्सिस, तो y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहली वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 प्लस, अब ये दोनों रिंग जो है ये सिमेट्रिक हैं, तो किसी एक का निकाल के शिफ्ट कर दो, तो ये वाली रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज इस एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट mr²/2 प्लस का mr² इंटू 2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा, दैट इज mr²/2 प्लस का ये कितना हो जाएगा, दैट इज 3mr²/2, ठीक है, इंटू 2, तो हो जाएगा 6, तो हो जाएगा mr²/2 प्लस का 6mr²/2 इज इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज 7mr²/2। ये हो जाएगा 7mr²/2। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, इन द फॉलोइंग कॉमन इमिटर सर्किट, तो बीटा की वैल्यू दे रखी है, VCE दे रखा है, VBE इज नेग्लिजिबल, और RC दे रखा है। ठीक है, तो देखो, तो V इज इक्वल टू दैट इज ICRC प्लस का, यहां से ड्रॉप लगाते हैं, बैटरी दे रखी है, तो ICRC, और ये हो जाएगा दैट इज VCE प्लस का VCE। तो अपन को वैल्यू दे रखा है कितना, 15 बराबर, IC की वैल्यू कितनी दे रखी है, वही तो निकालनी है। RC कितना दे रखा है, RC दे रखा है 2 किलो ओम, तो 2 × 10⁻3, ठीक है, 2 × 10⁻3 प्लस VCE कितना दे रखा है, VCE दे रखा है 7, ठीक है, तो यह आ जाएगा 15 - 7 इज इक्वल टू IC इंटू 2 × 10⁻3, ठीक है, तो 8 × IC
इंटू 2 इंटू 10⁻³ के बराबर आ जाएगा। यह आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4 मिली एम्पियर। तो IC की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4 इंटू 10⁻³ ठीक है बाबा। IC का वैल्यू आ गया, IC कितना आया दैट इज 4 इंटू 10⁻³ तो अपन को कॉमन रेशियो दे रखा बीटा, ठीक है। तो IC बाई IB इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा के बराबर। तो IC बाई IB इज इक्वल टू बीटा। तो अपन को निकालना क्या है, IB। तो IB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज IB इज इक्वल टू दैट इज IC बाई बीटा। तो IC की वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 10⁻³ और बीटा कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है बेटा अपन को 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 0.04 मिली एम्पियर, 0.04 मिली एम्पियर के बराबर। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 49 का सेकेंड और आखिरी सवाल, ठीक है बेटा। A step up transformer ratio that is 5/3 what is the voltage gain in secondary voltage if primary। तो VP दे रखा है, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड दे रखा है बेटा 60 वोल्ट और अपन से पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, दैट इज VS बाई VP इज इक्वल टू 5/3 NS बाई NP, ठीक है। तो वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड तो VS इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज VP इंटू 5/3। तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी साइड कितना दे रखा है 60 इंटू 5/3, ओके। तो ये हो जाएगा कितना 25 जा कितना होता है पता होगा सभी को, बस काम खत्म हो गया, 100 वोल्ट है ना। तो देखो भैया कितना आया, तो ये हुए 50 सवाल और इसमें 100 वोल्ट आंसर आ गया। 50 क्वेश्चन नंबर का थर्ड। और यहाँ से ये कंप्लीट होता है पेपर का डिस्कशन। और खुश रहिए, आबाद रहिए, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।